आतिफ नवाज ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आज तो वैसे थोड़ा बोर ही दिन गुजर गया। हम देखते ही रहे कि इतनी देर में तो हम कितने प्लेयर्स की बुराइयां कर लेते थे, कितने प्लेयर्स के बारे में बता देते थे कि हम ये ठीक नहीं खेला, ये बॉल नहीं इसने पकड़ी, ये ऐसे ही करता है, ये वैसे ही करता है। मतलब हम ऐसा लग रहा था कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट समझते हैं, लेकिन आज ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला, तो काफ़ी बोर दिन गुजरा। आपका दिन कैसा गुजरा? नहीं, आज तो वाक़ई सबने बहुत बुरा खेला है और सबने बहुत अच्छा भी खेला एक तरह से, क्योंकि किसी ने आज खेला ही नहीं है। तो ख़ैर है, सबको थोड़ी ब्रेक मिली है, जुमे की नमाज़ सब पढ़ के आए होंगे, आराम से अपनी टीमों के लिए दुआ करके आए होंगे। बिरयानी शरयानी बहुत खाई होगी, बिरयानी। वो तो अगर आप प्लेयर्स की सोशल मीडिया पे देखें और टीम्स की सोशल मीडिया पे देखें, तो उन्होंने उनके लिए बहुत एंटरटेनमेंट, मैं तो देख रहा हूँ और कव्वाली देख रहा हूँ, तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है उधर। वो तो बहुत ज़्यादा अपना एक डे ऑफ एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन ये बीच में लाज़मी भी होता है, क्योंकि आप लोकेशन पे जा रहे हैं। पहले लाहौर और मुल्तान में खेल रहे थे, अब रावलपिंडी और कराची में खेल रहे हैं ज़्यादातर मैच। तो ये एक लोकेशन शिफ्ट के साथ एक ब्रेक देने की कोशिश करते हैं सबको। यकीनी तौर पे आतिफ, आज तो चले ब्रेक था, लेकिन पीएसएल जो है वो तो चलता रहा। अब मैचेस के ऊपर भी पूछेंगे, नीलम के पास भी बहुत ताबड़तोड़ सवालात होंगे यकीनन। ये जो कराची में मैच हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा कि हर कोई ये तस्वीरें लगा के बात कर रहा था कि स्टेडियम खाली है, आवाम देखने नहीं आई। इसकी आपके ख्याल में क्या रीज़न होगी? आई थिंक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट था। अगर आप लाहौर को देखें और मुल्तान को देखें, और फिर वो जो कराची की अटेंडेंस थी वो काफ़ी कम थी उनके हवाले से। इसमें काफ़ी इसके वजह भी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो कराची की टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं रही इस बार, और जो उनके थोड़े से प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा एक साइड ट्रैक हो चुके हैं। उनकी जो सारी नैरेटिव है वो एक दूसरी तरफ जा चुकी है, तो लोग उस तरफ फोकस कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कराची की थोड़ी सी जो कम्युनिटी भी है वो बहुत ज़्यादा उनकी एक अलग सी डेमोग्राफिक है, तो उनको पीएसएल के मैचेस के लिए एक वीक डे पे आना मे बी इट्स अ डिफिकल्ट एक्सपेक्टेशन, आई डोंट नो। बहरहाल बाकी देयर इज डेफिनेटली बीन अ ड्रॉप ऑफ। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है, हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उधर ऑर्गेनाइजर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से लोग आए और जाके थोड़ा सा इस क्रिकेट के फेस्टिवल में शामिल हुए। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह ये है अहमद के कराची में अगर आप 6 बजे गाड़ी में बाहर निकलें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी क्या वजह है। ट्रैफिक है। खैर, हम आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। मुल्तान सबसे ऊपर और लाहौर सबसे नीचे, सबसे पीछे। मुझे आपकी तरफ देखना पड़ रहा है। तो मैंने तो आपको उसी दिन से कह दिया था मैं सैंडविच है। हाँ। और मेरे लिए तो ये बहुत काबिल कबूल सिचुएशन है। फिर तो आपने अब तक क्या इसमें यही लग रहा था पीएसएल स्टार्ट होने से पहले जो ड्राफ्ट में सिलेक्शन हुई है, जो ऑन पेपर नजर आ रही थी टीम, आपको यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान सबसे आगे होंगे, लेकिन या फिर कुछ सरप्राइज है? मुझे तो खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स एक सरप्राइज इस वक्त लग रहे हैं कि वो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ही आगे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अगर आप प्रेपरेशन के तौर पे देखें तो फिर यकीनन जो क्वेटा की टीम की थोड़ी एक सरप्राइज परफॉर्मेंस है, लेकिन मुल्तान की टीम की थोड़ी सी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च के साथ, बहुत डेटा को अप्लाई करके अपनी एक टीम बनाई है। जो उन्होंने कोचेस लेके आए हैं, 2 खवातीन लेके आए हैं, उन दोनों ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि कैथरीन डॉल्टन जो फास्ट बॉलिंग कोच है, उन्होंने मोहम्मद अली के साथ काम किया है, वो टॉप विकेट टेकर है। सेकंड टॉप विकेट टेकर उसामा मीर है। उसामा मीर की एक बहुत मुश्किल सीरीज गुजरी थी न्यूजीलैंड में, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि इस बंदे से सिर्फ फुल टॉस कराई जाती है और कुछ नहीं करा सकता। लेकिन एलेक्स हार्टली के साथ काम करके, अपनी जो नई कोचिंग स्टाफ है उनके पास, उनके साथ काम करके ही इज ट्रांसफॉर्म्ड। वो सेकंड टॉप विकेट टेकर स्पॉट पे हैं इस वक्त और बहुत बहुत जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं। तो उनकी जो टीम की जो मेकअप है, उनकी जो बैलेंस है, वो शुरू से बहुत अच्छी लग रही थी। और उनका चांस डीप जाना हमेशा एक चीज जो नजर आ रही थी। अब क्वेटा की जो सक्सेस है उसमें यकीनन काफी सरप्राइज है। उनकी भी टीम में बहुत काबिलियत है, बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो उनके ओवरसीज प्लेयर हैं उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस अभी तक दी है। खास करके जो उनके वेस्ट इंडियन ओवरसीज हैं, they've been phenomenal. अच्छा, उस्मान तारिक के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी आजकल काफी ज्यादा मौजूए बहस हैं। आपको वो भी एक सरप्राइज पैकेज लग रहे हैं? बिल्कुल, वो बहुत बड़े सरप्राइज पैकेज है नीलम, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे
पाकिस्तान में या पाकिस्तान सुपर लीग में या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो आपको उस्मान तारिक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकेंगे। वो एक स्क्वाड में शामिल किए गए थे एज अ लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट, तो उनको किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि शायद खेलेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली 3 बॉलों में 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आउट किया तो पूरी दुनिया ने कहा ये है कौन, ये कहाँ से बंदा आया है जो एक मुख्तलिफ बहुत एक अजीबोगरीब एक्शन से बॉल डिलीवर करते हैं। एक पॉज भी है उनके रनअप में, उनके एक्शन के बारे में बहुत सी डिस्कशन भी की गई है, लेकिन उनको पिक करने में सबको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। वो बहुत एक सरप्राइज पैकेज है, एक मिस्ट्री स्पिनर, कंप्लीट मिस्ट्री के साथ, इतना कि अगर आप पूरा इंटरनेट छान ले आपको ना उनकी उम्र पता चलेगी, ना वो कौन से टाउन से हैं, कमेंटेटर्स को पता नहीं है, एनालिस्ट राइटर्स सब खबरें ढूंढ रहे हैं कि कौन है, कितों आया मुंडा उस्मान तारिक। थोड़ी बहुत जो मैंने इन्फॉर्मेशन ढूंढी, अब मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी उस्मान तारिक के बारे में, तो पता चला कि वो एक अलग खिलाड़ी था उस्मान तारिक जो इस वक्त 40s में है, जो एक जमाने में पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिस्टम में खेला था। तो वो लोग इस हद तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसको पिच पे रीड करना तो एक बात है, उसकी करियर को रीड करना एक बहुत मुश्किल बात है। अभी तक सिर्फ 2 प्रोफेशनल T20 खेले हैं, दोनों PSL में खेले और दोनों में शानदार परफॉर्मेंस दी है। सो उनको यकीनन भी शक्की बनाया उन्हें, बिकॉज कोई पता नहीं कि वो आगे क्या करते हैं। दुरुस्त। अच्छा आतिफ, दोबारा से मुल्तान की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। जो ख़वातीन कोचेस मुल्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने बिलाशुबा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक दी है, लेकिन आगाज़ में हम देख रहे थे कि कुछ तनकीद भी हो रही थी इस फैसले पे कि क्या ज़रूरत थी, क्या होगा, चूँकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इससे मज़ीद राहें खुलेंगी कि प्लेयर्स के साथ साथ जो दीगर टीम्स हैं वो भी कोचिंग स्टाफ, दीगर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो लेने के लिए तगोदो करेंगे और इससे कितना निखार आएगा इस लीग में? बिल्कुल अहमद, आई मीन इसके बाद तो ये आपके पास एक यूज केस हो गया, एक पॉजिटिव यूज केस हो गया, क्योंकि यकीनन बहुत सी डिस्कशन हुई थी कि ये दिखावे के लिए हो रहा है या मार्केटिंग के लिए हो रहा है। अब जो एलेक्स हार्टली हैं, जो असिस्टेंट स्पिन बॉलिंग कोच है मुल्तान सुल्तान की, वो मेरी कॉलीग हैं BBC टेस्ट मैच स्पेशल पे, तो उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता उन्होंने कितनी तैयारी की है इस रोल के लिए, उनको पता था चैलेंजेस क्या होंगे, लेकिन अब रिजल्ट्स आप सबके सामने है। कैथरीन डॉल्टन ने बहुत अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी, और जो उनके फ्रेंचाइज ओनर है जो अली तरीन है, वो बहुत एक कीन फॉलोअर है क्रिकेट के डायनामिक के, नॉट जस्ट के पाकिस्तान में कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, वो हर एंगल से क्रिकेट को एनालाइज करते हैं कि मुझे इस बंदे की रिदम अच्छी लग रही है, इस बंदे की सेटिंग हमारी टीम में अच्छी होगी। उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप प्लेयर्स के भी बयान सुने तो मोहम्मद अली हास करके, लेकिन उसामा मीर भी और रिजवान भी, वो सब तारीफें कर रहे हैं अपने ये खवातीन कोचिंग स्टाफ को। तो यकीनन इस चीज को देख के आई मीन मेरे अंदाजे से जो भी मेरिट पे आता है, चाहे आदमी हो औरत हो, जो भी मेरिट पे आता है उनको ये पोजीशन और ये चांस देना चाहिए। खवातीन होने के नाते उनको कम से कम उनको पीछे तो नहीं रखना चाहिए, तो इन दोनों ने साबित किया। अच्छा, मैंने आपके लिए ना 2 मुश्किल सवाल सोच के रखे हुए हैं। पहला आपकी इजाजत हो तो पहला मुश्किल सवाल कर लूं। अच्छा खैर, कैप्टनसी से स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको किसकी कैप्टनसी सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है इन सारी टीम्स की कैप्टन्स में से, और किसको आप नंबर 1? 5 टीमों में से ना, 6 टीमों में से नहीं, 5 में 5 से छठे नहीं, जो छठे कप्तान है हाँ सॉरी, वो तो है ही ऑलरेडी। एनीवे, नंबर 1 स्लॉट किसको देंगे? नंबर 1 स्लॉट इस वक्त मैं रिजवान को दूंगा। बहुत सिंपल है, उसकी टीम नंबर 1 पे है, उसने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर इकट्ठा किया अपनी टीम के साथ, उसकी सारी टीम उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसने एक बड़े खूबसूरत तरीके से कंट्रोल रखा है। बाज कैप्टन होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो जरा ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, लेकिन वो उसकी कैप्टनसी इस तरह की नहीं है, उसकी सारी टीम उसके पीछे है। नंबर 1 इजी मोहम्मद रिजवान। नंबर 2 जबरदस्त, नंबर 2 शाहीन अफरीदी। नंबर 3 शाहीन अफरीदी। वो तो मैंने कहा ना 5 में से आपने करने, उनको हम व्हाई Because I feel a little bit sorry for him. उसके लिए बहुत एक मुश्किल, देखिए जब PSL शुरू हुई थी तो यकीनन सबके थोड़े से होप्स थे कि शायद लाहौर 3-peat कर सके, लेकिन साथ में ये भी थी कि देखो राशिद खान had to pull out बहुत लेट, ठीक है जी, और तीसरे मैच में हारिस राउफ को इंजरी हो गया। लोग हारिस राउफ की वैसे बातें करते हैं उसकी फॉर्म वगैरह के बारे में, लेकिन ही इज अ फैंटास्टिक इंटरनेशनल प्लेयर, तो उसकी हाजिरी होना बहुत जरूरी होता है पाकिस्तान के लिए और लाहौर के लिए। अब वो नहीं इन्वॉल्व टीम में, तो वो एक मुख्तलिफ रिसोर्सेज के साथ बहुत प्रेशर में और बहुत क्रिटिक के अंदर है इस वक्त शाहीन, क्योंकि उसने 6 मैच लाहौर के साथ तो हारे हैं एज कैप्टन, लेकिन उससे पहले 4 मैच न्यूजीलैंड में भी हारे हैं। उस 5 मैच सीरीज में सिर्फ 1 मैच जीता था। तो जब आपने
10 मैच हार लिए हैं एज कैप्टन, आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिक आ रहा है, लेकिन उसके दौरान और सब उसकी कैप्टनसी पे बहुत ज्यादा पाइल ऑन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान चीज है जब आपकी टीम हार रही होती है, कैप्टन को क्रिटिसाइज करना बहुत इजी होता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस रेज की है, अपनी टीम को भी उठाया है। जो उन्होंने 2 मैच हारे हैं रिसेंटली, बहुत क्लोज किस्म के थे, एक मैच में स्कोर को चेस करना, आप स्कोर बोर्ड में डिस्पैरिटी आती है, अगर आप 230 240 चेस कर रहे हैं तो आपको 120 130 पे ऑल आउट होना, इट मेक सेंस, ठीक है ना, क्योंकि आप एक अटैकिंग इंटेंट के साथ हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे ये हैं। तो आप तो ऐसा मुझे लग थोड़ा रहा है कि अहमद को तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है, आप लोग क्लोज भी गए थे 2 देनी मैचेस में। चाहिए, देनी चाहिए। सही सही। अच्छा, एक और बात मैंने पूछनी थी। अभी मैं शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो आए थे, उनका करियर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आजकल जो पेस बैटरी है पाकिस्तान की, जो पेसर्स हैं, अगर ये उस वक्त होते तो इनका सिलेक्शन ही ना हो पाता। उन्होंने बोला कि उनको 11 ट्रायल से गुजरना पड़ा और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई। आपको लगता, और फिर हम कुछ अरसे से महसूस भी कर रहे हैं कि वो जो हम पूरी दुनिया को कहते थे कि भाई हमारे पास बेस्ट पेसर्स हैं, वो बेस्ट तो हैं, लेकिन कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं दिखाई दे रही जो कि वसीम अकरम, वकार यूनिस या शोएब अख्तर के दौर में होती थी। तो आपको भी लग रहा है कि वो पेसर्स कुछ एलिमेंट मिसिंग है इनमें? मिसिंग एलिमेंट की बात मेरे अंदाजे से नहीं, आई मीन शोएब भाई का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरी सोच है कि वसीम और वकार एक अलग लेवल के हैं, वो एक ऐसे लेवल पे हैं जिसको जो आप किसी कोई कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। हालांकि क्रॉस जनरेशनल कंपैरिजन वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं। इस वक्त प्लेयर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है वर्कलोड, क्योंकि आप एक लीग खेल रहे हैं, फिर अगली लीग खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, फिर 2 टेस्ट मैच बीच में आ गए, फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ गया, फिर और T20 खेल रहे हैं, तो आप बैक एंड फोर्थ कभी रिदम में नहीं आ सकते। जो वसीम भाई और विकी भाई का जो एरा था वो थोड़ा सा अलग था। जब आप ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाते थे तो आप 3 महीने उधर आपने गुजारे थे, एक लोकल टीम के साथ आपने 2-3 लोकल टीमों के साथ आपने खेल के अपनी प्रैक्टिस, अपनी एडजस्टमेंट करनी थी। लेकिन अब एरा इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ऊपर से रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा बैटर्स के फेवर में है। अब अगर आप मैच देखते हैं तो शॉर्ट बॉल्स की रूल्स और पावर प्ले की रूल्स और इतनी ज्यादा रूल्स जो इंट्रोड्यूस की गए हैं सब बैटर्स के फेवर में है। तो एज अ फास्ट बॉलर अपना नाम बनाना यकीनन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें मोहम्मद अली, जिनको 2 साल पहले से आपने कहा था कि यार इसका करियर तो खत्म हो गया, वापस आके उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। नसीम शाह बहुत अच्छी, बहुत शानदार लेवल की बॉलिंग इस वक्त दिखा रहे हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स हैं PSL में। लेकिन जब हम फास्ट बॉलर के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच उन मार्क की नेम्स पे जाती है, जैसे कि शाहीन हो गया, हारिस हो गया, जो आपकी मेन स्टेज फास्ट बॉलर है। तो अगर आप रेगुलर तौर पे उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं देखते तो फिर बड़ा इजी है कहना कि यार बॉलर तो हमारे जमाने के थे, उनको आता था। यकीनन बहुत शानदार बॉलर थे वसीम अकरम, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और शोएब भाई की ओपिनियन अपनी तरफ है, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट इट, लेकिन जहां पे मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि इनके चैलेंजेस थोड़े अलग हैं और इनको शॉर्ट टर्म एनालिसिस देना सही नहीं है। जी अच्छा आतिफ, अभी जो इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं जिस तरह से, और हर सीजन में हम देखते हैं हमें कुछ नए प्लेयर्स नजर आते हैं जो इससे पहले यकीनी तौर पे आंखों से ओझल होते हैं, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए से सबके सामने आते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि उनको बाज़ लोग ये कहते हैं, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, कि बहुत जल्दी उनको फिर कौमी टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको मौका दिया जाता है। और बाज़-औक़ात तो यकीनी तौर पे वो क्लिक कर जाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते इंटरनेशनल मुकाबलों में। पंजाबी में इसको कहते हैं कच्चा तोड़ लिया। हाँ, वक्त से पहले तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि आपके ख्याल में अगर बहुत ज़बरदस्त कोई प्लेयर परफॉर्मेंस दे भी रहा है PSL में, तो उसको आपके ख्याल में कुछ और वक्त देना चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप करे इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए? अहमद, इसके ऊपर 2 सोचें हैं, ठीक है। लाइक एक तो सोच है कि ठीक है, जब तक वो हॉट है, जब तक उसकी फॉर्म है, जब तक वो रिदम में है, इसको इसी वक्त इंक्लूड करो क्योंकि उसकी फॉर्म पे फायदा उठाया जा सकता है। और दूसरी सोच है कि ये बंदा रेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये रेडी है उस प्रेशर के लिए, उस एक्सपोजर के लिए, क्योंकि PSL में खेलना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके में भी यकीनन बहुत प्रेशर है। लेकिन अगर आप उसी प्लेयर को एक वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया के सामने न्यूयॉर्क में बिठा रहे हैं तो वो भी एक अलग किस्म का प्रेशर है। ऊपर से पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन की रेपुटेशन है, वो आप प्लेयर्स को आप लॉन्ग टर्म चांसेस देते नहीं है। अगर आप आजम खान को देख लें फॉर एग्जांपल, वो उनकी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है, उन्होंने 2-3 मैच पहले दिखाया उनकी काबिलियत क्या है। 29 बॉल्स में उनने कुछ 70 कुछ रन्स किए थे, बहुत शानदार उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी है आजम खान की। और उनको थोड़ी सी बॉडी इमेज पे लोग थोड़ा सा मेरे अंदाजे से अनफेयरली जज करते हैं, क्योंकि उनकी गेम जो है, उनकी जो बैटिंग है बहुत शानदार है, और जो रोल
पाकिस्तान को मिसिंग है इस वक्त, वो फिनिशर वाला रोल जो इनिंग्स में जो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना है कि आपने इनको किस तरह का चांस देना है। अगर आपने इनको 4 साल में 8 मैच दिए हैं, 4 साल पहले उन्होंने डेब्यू की थी और उस 4 सालों में सिर्फ 8 T20 मैच इनको दिए हैं, जो पाकिस्तान ने शायद 50 खेले होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने इस प्लेयर को मौका दिया है? अगर आपने लेके आना है किसी नए प्लेयर को, तो पूरी कन्विक्शन के साथ लेके आए कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, ये 5 मैच तुम्हारे हैं, खेलो भाई, खुल के खेलो, एहतमाम से खेलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कल कोई परसों कोई ड्रॉप नहीं करेगा। ये थोड़ा सा अगर जो भी सिलेक्शन है वो थोड़ी सी इस वक्त मेरे अंदाज से हाफ माइंडेड किस्म से करते हैं, क्योंकि अच्छा, वो एक सोचते हैं और कि चीज़ मैं एक मैच ट्राई एक करते एलिमेंट पे हैं। बात करना चाह रही हूँ। जैसे आरिफ याकूब, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने बताया कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, फिर वो उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर वो वापस आए, फिर क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और ऑब्वियसली ये इतना रिवॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से हमारे प्लेयर्स जो है वो उनको बाकी चीज़ें या लीग्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, और अगर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं तो बहुत सारा जो टैलेंट है वो हमें मज़ीद मिल सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेट की फाइनेंसेस यकीनन थोड़ा सा इस चीज को इवन करना जरूरी है। अब हर साल वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं। पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज होते हैं, बल्कि अब 4 हो गए, कैटेगरी A, B, C, D, ठीक है। लेकिन अब फिर बात होती है कि अगर आप इस प्लेयर को इस कैटेगरी में रखते हैं तो वो पूरा वक्त पाकिस्तान को कैसे दे सकता है। उसको जब लीग से ऑफर आएगी तो यकीनन वो लेगा, क्योंकि मुख्तलिफ लीग्स हैं और आपके पास एक कम वक्त होता है क्रिकेटर के तौर पे, 35-36, शायद उससे ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा फिट हो आप अपना करियर खींच सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि जब तक मेरे पास है, जब तक है जान, मुझे अपनी करियर थोड़ी सी पूरी करनी है। लेकिन मुश्किल बात ये है कि ये एक एक्सपेक्टेशन आपकी होती है प्लेयर से, क्योंकि जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान को सबसे ऊंचा रखें। जब मोहम्मद आमिर ने रिटायर किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस मिली थी। उसके भी मुख्तलिफ वजह हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल पॉइंट इस तरफ मेरे अंदाजे से ठीक था। अगर उनको वो गारंटी नहीं मिल सकती पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, तो उनका हक है कि जाके वो कमाई करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान में बहुत पैसा है। नीलम, आपने देखी है हर मैच पे 50 स्पॉन्सर होते हैं, मुख्तलिफ लोग स्पॉन्सर कर, ये सेगमेंट स्पॉन्सर है, ये शॉर्ट स्पॉन्सर्ड है, कपड़े पहनने वाले स्पॉन्सर्ड है, ये वॉशिंग मशीन आ गई है, ये आ गया, वो आ गया, हर चीज उधर है। तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि आपको प्लेयर्स को पैसे देने के लिए या पाकिस्तान की क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है? इतना पैसा है पाकिस्तानी क्रिकेट में, इसको स्प्रेड करने का, इसको यूज करने का एक बेहतर तरीका हो इसीलिए तो वो स्टेडियम्स को अपग्रेड करने लगे हैं, मुझे लगता है काफ़ी पैसा आ गया। अच्छा, अब आप वैसे तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करें, लेकिन कोई वाइल्ड गेस, ये PSL 9 सीजन 9 कौन जीत रहा है? क्या गेस है आपका? इस वक्त जो समझदार बंदा होगा वो यही गेस करेगा कि मुल्तान जीतेगा, उनकी टीम बहुत कंप्लीट है वगैरह। लेकिन मैंने अपने आप को कभी समझदार लोगों में शामिल नहीं किया, ठीक है। तो मेरे अंदाजे से लाहौर ने अपने अगले 4 मैच, ठीक है, अहमद तैयार होना, ठीक है, इस चीज के लिए लाहौर ने अपने अगले 4 मैच जीतते हैं, ठीक है। चौथी पोजीशन में उन्हें क्वालिफाई करना है प्लेऑफ के लिए, अपने 2 मैच जीत के फाइनल में आ जाएंगे। बेचारे मुल्तान सामने होंगे, मुल्तान शायद उस वक्त एक ही गेम हारा होगा पूरी टूर्नामेंट में, लेकिन मेन गेम जो है फाइनल है। लाहौर से इलेक्शन बिल्कुल, अगर लाहौर की किसी भी हल्के से आप इलेक्शन लड़े ना, और आज की तारीख में इलेक्शन करवा दीजिए, चूंकि मैच होने से पहले इलेक्शन करवाना आजाद उम्मीदवार हैसियत से लड़े, नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये आप मजाक कर रहे हैं हमारे जज्बात से, और मतलब बिलखुसूस अहमद के जज्बात से, या आपको वाकई ऐसा लग रहा है? देखिए ना, स्पोर्ट्स में ये स्टोरी सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है जब एक अंडरडॉग आता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है। व्हेन यू कम फ्रॉम बिहाइंड, जो टीम 2 गोल से हार रही होती है वो 3 गोल करके जीत जाती है। ये सबसे दिलचस्प स्टोरीज होती है स्पोर्ट में। अब यकीनन जो 2 बेस्ट टीमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्वेटा और मुल्तान शानदार टीमें, अगर वो दोनों फाइनल खेलेंगी तो ये फेयर रिप्रेजेंटेशन है कि टूर्नामेंट में बेस्ट 2 टीम्स कौन सी थी। लेकिन अगर आप क्रिकेट के रोमांटिक्स से पूछेंगे, जो एक स्टोरी बुक टाइप आउटकम चाहते हैं, तो एक राइज ऑफ द वीकर टीम्स, चाहे कराची हो चाहे लाहौर हो, क्योंकि वो दोनों इस वक्त तकरीबन एक ही पोजीशन में है, तो उन दोनों में से अगर एक उठती है और आगे परफॉर्मेंस देती है तो फिर देखते हैं हमें सही मजा आएगा। ये कराची का तो वो फाख्ता ने कहा है कि उनके तो सारे प्लेयर्स ही बीमार हो गए। अच्छा, पेशावर सल में क्यों नहीं हो सकते विनर PSL सीजन 9 के? पेशावर जल्दी हो सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी अगेन उनकी स्क्वाड में मेरे अंदाजे से वो बैलेंस नहीं है।
उनका जो टॉप हाफ है वो बहुत शानदार है। अगर आपके पास बाबर हैं, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्लाह है, बहुत एक आपके पास एक फायर पावर बहुत ज्यादा है, और उसमें वो बाबर, वो कंसिस्टेंसी, वो जो ग्लू जिसको कहते हैं वो है शामिल। एक जबरदस्त टॉप ऑर्डर है। लेकिन उनकी बॉलिंग में सलमान इरशाद, बहुत से बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, लेकिन उनके पास वो एक्स फैक्टर मेरी सोच में शायद नहीं है मुझे जो लग उनको रहा है उनके पास वो एक्स crucial फैक्टर moment पे नहीं है, उठाने लेकिन देते हैं। इस बार लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है उनके साथ। और बाबर आजम की अम्मी को हम मैसेज करेंगे कि आंटी आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हर हर मैच मैच देखने जाएं। देखने जाएं, ताकि बाबर जो है ना वो इसी तरह सेंचुरीज दुरुस्त। बनाते रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मज़ा आया एक बार फिर आपसे बात करके। और प्ले ऑफ्स और फाइनल से पहले हम दोबारा आपको तंग करेंगे। अहमद